मॉडर्न इंग्लिश अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। पिछले अध्याय में हमने जो है टेंस के लिए जो है प्रोनाउन टेबल और WH वर्ड पढ़ी थी। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू टॉपिक टेंस दैट इज एसेंशियल फॉर मेकिंग अ सेंटेंस। तो वाक्यों को बनाने के लिए हमें टेंस को सीखना पड़ता है। तो टेंस जो है इनको हम जैसे समय को बांटा गया है, जैसे जो बीत गया समय उसके लिए क्या कहते हैं कि भाई पास्ट का समय है, जो बीत गया उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है, जो वर्तमान में चल रहा है उसे प्रेजेंट कहते हैं, प्रेजेंट। और जो आएगा उसे हम कहते हैं फ्यूचर। इसमें देखो TURE मतलब होता है चर, तो अंत में ई आने के कारण यू को हम जो है यू कहेंगे, एफ को फ और यू जो है उसको हम यू कहेंगे क्योंकि अंत में ई है, नहीं तो यू को साइलेंट रखते हैं। अब TURE को चर कहते हैं, इससे फ्यूचर हो जाएगा। ये P फॉर प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, और PAST पास्ट टेंस। तो TENSE लिखते हैं, हमें ये ध्यान रखना है। कोई स्टूडेंट ENCE कर देते हैं जो गलत है अपने आप में। अब इन तीनों टेंस के सेम भाग होते हैं। पहला जो होता है सिंपल, जिसको कई बार हम जो है इनडेफिनिट कहते हैं, इनडेफिनिट टेंस। सिंपल मतलब साधारण है, अच्छे साधारण वाक्य जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते हैं वो। इनडेफिनिट जो निश्चित नहीं हो, अनिश्चित वाक्य, कुछ भी वाक्य हो सकते हैं जिसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी के संबंधित हो। और कंटिन्यूस, कंटिन्यूस वाक्य वो होते हैं जो लाइव एक्शन होते हैं, वो जो हमारे लाइव एक्शन चल रहे हैं वो सारे कंटिन्यूस टेंस में आते हैं। और वे सारे वाक्य जिसमें काम पूरा हो गया है उसको हम परफेक्ट की श्रेणी में रखते हैं। परफेक्ट मतलब जो कंप्लीट हो गया है काम। और इसका जो चौथा श्रेणी है इसमें हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यू मतलब कुछ भाग जो है परफेक्ट हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया है, कुछ अभी भी कंटिन्यू यानी लाइव एक्शन उसका बाकी है, चल रहा है अभी भी लाइवली, तो इससे परफेक्ट कंटिन्यू होगा। तो टेंस में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होते हैं। इसके जो भाग होते हैं, जैसे अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर फ्यूचर के भी सेम भाग हो जाएंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इस तरह से टोटल जो है 4 कॉम 4 × 3 इज इक्वल टू 12 पार्ट्स होते हैं नॉर्मली टेंस के। इसके अलावा हम जो है यूज़ ऑफ का यूज़ देखेंगे। जो टेंस के जो विकृत रूप है जिसको हम यूज़ करेंगे तो ये यूज़ ऑफ कहला जाएंगे। जो यूज्ड है सबसे पहले तो वो यूज़ ऑफ कहलाते हैं, इनको हम सीखेंगे। तो लेट्स लर्न फर्स्ट टेंस। तो हमारा जो फर्स्ट टेंस है वो है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखेंगे। तो हमें ये याद रखना है, जैसे इसमें अगर मतलब जो डेली एक्शन के काम होते हैं, डेली के जो काम होते हैं वो इसमें यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, मतलब डेली मतलब रूटीन की बात करें तो रूटीन के सारे काम इसमें ही होते हैं। या फिर हम कह सकते हैं हैबिचुअल जो काम है, हैबिट वाले काम, आदतन जो काम है वो इसमें होते हैं। डेली, रूटीन या हैबिचुअल जो है ऐड का यूज़ करते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो ता हैं, ती हैं, ते है, पहचान के रूप में ये शब्द आते हैं। ता है, ती हैं, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ आदि आते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है इन हिंदी के जो मतलब है इससे कोई हमारा मतलब नहीं है। हमें याद रखना है कि जो डेली के काम है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे, क्योंकि हिंदी के माध्यम से अंग्रेजी सीखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यदि हमें अंग्रेजी सीखना है तो अंग्रेजी के माध्यम से ही वाक्य को सीखा जा सकता है। अब इसमें क्या हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, डू डज। ये दो शब्द है, डू डज। ये हमेशा वाक्य में या तो नॉट हो या फिर क्वेश्चन मार्क हो तब भी यूज़ करेंगे इनका। अगर ये नहीं है तो
ये भी यूज़ नहीं किए जाते हैं। जैसे एक वाक्य जो अफर्मेटिव होता है, सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले अफर्मेटिव होता है। अफर्मेटिव जो सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, लेकिन सामान्य हमें अफर्मेटिव, टेक्निकल लैंग्वेज हम अफर्मेटिव कहेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर मैन, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम एक छोटा सूत्र बना लेंगे। सब्जेक्ट हमने पहले ध्यान दिया था, दे, वी, आई, यू, ही, सी, इट, ये सब्जेक्ट है। तो हम इसको ऐसे ही भी पढ़ सकते हैं, सब्जेक्ट को विदेशी, विदेशी, आयु और हीट। विदेशी लोग जो होते हैं, जैसे विदेशी लोगों की आयु, विदेशी लोगों को हीट लगती है। हीट मतलब होती है गर्मी। तो इस तरह से हम जो है सारे सब्जेक्ट याद कर लेंगे। मैन वर्ब के लिए आई विल प्रोवाइड यू द चार्ट एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट याद करने के लिए हमें ये याद करना है, जैसे मिस यू, मिस यू, और हिम, हर। हिमर मतलब जैसे हिम, हर मतलब हथौड़ा होता है ना, हैमर, उसकी तरह ध्वनि आएगी। तो हिम, हर, हिम प्लस हर, तो ऐसे ध्वनि आएगी हैमर की। हैमर मतलब हथौड़ा होता है। और डैम इट, डैम इट। तो इस तरह से जो है ये ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। और मैन वर्ब मतलब जानना, आना, खाना, पीना, उठना, बैठना, सामान्य मैन वर्ब होते हैं। तो एक अफर्मेटिव वाक्य बनाने के लिए हमें ये 3 चीज़ें चाहिए। जैसे अगर बात करें कि भाई मैं खेलता हूँ, तो हम कहेंगे आई प्ले, मैं खेलता हूँ, आई प्ले। तुम खेलते हो तो यू प्ले, हम खेलते तो वी प्ले। इस तरह से सामान्य सब्जेक्ट और मैन वर्ब लगा देंगे। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे सी है, सी प्ले। अब हमें सी जब भी आएगा तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। जब भी ही, सी या इट आएगा तो हमें याद रखना है कि दिल्ली के वर्ग में एस लगाना है मुख्य क्रिया के पीछे। जैसे सी प्लेज, तो किसी भी जो है जो मुख्य क्रिया होती है उसको अगर हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर बनाना हो तो एस लगा देंगे। एस लगाने से वो थर्ड पर्सन सिंगुलर बन जाता है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? ही, सी और इट होते हैं। अब प्ले जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए एस लगाने से ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर बन जाएगा। इसलिए जब भी ही आएगा या सी आएगा या इट आएगा या किसी एक व्यक्ति का नाम आएगा तो एस लगा देंगे। तो ये था सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं? तो जो नेगेटिव सेंटेंस है उसकी पहचान होगी भाई वाक्य में नॉट होगा। और जब भी वाक्य में नॉट हो तो हमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि नॉट से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी, चाहे कोई भी वाक्य हो, कैसे भी वाक्य हो। और हेल्पिंग वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है और मैन वर्ब के बाद में जो है यहाँ पे मैन वर्ब आती है नॉट के बाद में, और मैन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस तरह से हम जो है, वैसे अगर देखें तो नॉट जो है वो तीसरे स्थान पर सामान्यतः यूज़ किया जाता है सेंटेंस में। जैसे अगर हम बात करें कि भाई मैं नहीं खेलता हूँ तो आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ। तो हमने नॉट लगाया ना, तो नॉट सीधा नहीं लगाएंगे, उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। जैसे हम नहीं खेलते हैं तो वी डू नॉट प्ले, वी डू नॉट प्ले। अगर क्रिकेट वगैरह कोई खेल का नाम है तो वो बाद में लिख सकते हैं। ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, क्योंकि नॉट जब भी आएगा तो हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी। उसके बाद मैन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर बाकी बचे हुए अगर और सेंटेंस है तो उसको पीछे हम लिख सकते हैं।
अब जब भी ही सी आएगा, जैसे मान लो ही आ गया, सी आ गया या इट, इन तीनों में से अगर कोई आ गया या किसी एक व्यक्ति का नाम आ गया अगर सब्जेक्ट के रूप में, अब हमें अगर नॉट लगाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो डू है, डू के पीछे हम क्या करेंगे, ऐसे यस जो है, जैसे मान लो प्ले लिखना है तो अभी हमें ऐसे यस लगाना, तो यहाँ नहीं लगा के यहाँ लगाएंगे तो ये डज बन जाएगा। तो जैसे वह फुटबॉल नहीं खेलती है तो सी डज नॉट प्ले फुटबॉल, जैसे वो फुटबॉल नहीं खेलती है। तो अब हमें यहाँ एस लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी एस डू में लगा दिया है, तो डज बन गया। तो जब भी हम एस लगाते हैं तो ध्यान रखना है कि एक बार अगर एस लगा दिया जाए, मतलब डज लगा देंगे तो मुख्य क्रिया के पीछे एस नहीं लगाना है। जैसे राम नहीं खेलता है तो राम डज नॉट प्ले, डज नॉट को डजंट भी बोल सकते हैं, डजंट प्ले। जैसे हम डू नॉट जो होता है, डू नॉट को बोलते डोंट, वैसे कि वैसे डज नॉट जो होता है उसको हम शॉर्टकट में डजंट कहेंगे। जैसे मैं नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले, तुम नहीं खेलते हो, यू डोंट प्ले, वे नहीं खेलते, दे डोंट प्ले, वह नहीं खेलती है तो सी डजंट प्ले, और वह नहीं खेलता है तो ही डजंट प्ले। इस तरह से हम नेगेटिव के सेंटेंस बनाएंगे। अब जब हमें इंट्रोगेटिव के सेंटेंस बनाने हैं, जैसे अब हमें बनाने हैं इंट्रोगेटिव के सेंटेंस, इंट्रोगेटिव के सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव में हमें याद रखना है, वाक्य में पूछा जाएगा क्या, क्या पूछा जाएगा वाक्य के शुरुआत में। शुरुआत में अगर क्या पूछा जाता है तो वो नॉर्मली इंट्रोगेटिव है। और इसके लिए सूत्र क्या लगेंगे, शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा, ये सूत्र यूज करेंगे। जैसे क्या तुम खेलते हो, तो यू है तो इसलिए हम डू लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब, यू डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। अगर हम तुम की जगह अगर मान लो सी है तो हम क्या करेंगे, डू के पीछे एस लगा देंगे, यहाँ ई एस लगा देंगे तो डज बन जाएगा, तो वाक्य बन जाएगा डज सी प्ले, डज सी प्ले। अब क्या जब पहले स्थान पर हो तो इस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा देंगे। लेकिन अगर मान लो कि क्या शब्द जो है कि इस तरह से आगे, तुम क्या खेलते हो, तो क्या जो है वो कितने स्थान पे आ गया, दूसरे तीसरे किसी भी स्थान पे हो तो हम क्या के लिए वॉट लगाएंगे, वॉट। फिर डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वॉट डू यू प्ले। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद उसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में मैन वर्ब, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इस सूत्र का यूज जो है हम करेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर नॉट आएगा तो जब भी डब्ल्यू एच वर्ड आता है तो नॉट जो है वो चौथे स्थान पर यूज़ किया जाता है, तीसरे स्थान पर यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन जब हु आएगा, जब भी डब्ल्यू एच ओ हु आएगा तो हु के साथ अगर नॉट आएगा तो तीसरे स्थान पे नॉट लगाएंगे, बाकी डब्ल्यू एच वर्ड में चौथे स्थान पर हम नॉट लगाएंगे। तो ये हमने देखा अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आगे बात करते हैं हम लाइव एक्शन की। तो ऐसा काम जो हमें रोज़ाना करना पड़ता है, रोज़ाना काम होता है, उसके लिए हम सामान्यतः यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं, मतलब जिसमें लाइव एक्शन होता है। तो लाइव एक्शन के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। इसमें वाक्य ऐसा आता है भी रहा है, रही हैं, या फिर वाक्य में आता रहे हैं, रहा हूँ, या खड़ा है, या फिर हुआ है, हुई है, हुए हैं। अगर वाक्य में इस तरह से जो हिंदी पहचान आते हैं
तो हम क्या है लाइव एक्शन के लिए इज आर एम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। मतलब इज का यूज़ करना ही, सी और इट और कोई एक व्यक्ति का नाम आएगा तो। आर का यूज़ करना है दे, वी और यू 3 शब्दों के साथ, या फिर 2 व्यक्तियों के नाम आए तो। और एम का यूज़ सिर्फ आई के साथ करना है। ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। बस डू डज की जगह हमें इज आर एम का यूज़ करना है। और जो मैन वर्ब है उसमें प्लस आपको आईएनजी लगाना है मैन वर्ब के पीछे। बाकी सूत्र वो सेम ही रहेंगे। सबसे पहले हम वाक्य में सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे अगर मैं खेल रहा हूँ तो आई एम प्लेइंग। अगर मुझे लिखना है मैं नहीं खेल रहा हूँ तो यहाँ पे आपको नॉट लगाना है सिर्फ आई एम नॉट प्लेइंग। जैसे तुम खेल रहे हो तो हम करेंगे यू आर प्लेइंग। और अगर हमें नॉट लगाना है तो यहाँ लगा देंगे तीसरे स्थान पे यू आर नॉट प्लेइंग, तुम नहीं खेल रहे हो। अब जैसे ही आ गया तो ही के साथ हम जो है आर नहीं लगाएंगे। आई के साथ एम लगाते थे, यू के साथ आर और ही के साथ इज लगाएंगे। जैसे ही इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग। अगर नहीं खेल रहा है तो हम तीसरे स्थान पे नॉट लगा देंगे कि ही इज़ नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा है। अब मुझे इस वाक्य को ऐसे बनाना है, क्या मैं खेल रहा हूँ, तो इसमें हम क्या करेंगे एम को आगे लिख देंगे, एम आई। देखो हमने एम को आगे लिख दिया और आई को पीछे लिख किया आगे, एम आई प्लेइंग। तो ये वाक्य इंट्रोगेटिव बन जाएगा। बिल्कुल आसान है। एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँ। अब तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। तो अब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे हम, आर यू प्लेइंग। बस वाक्य को थोड़ा सा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। वह खेल रहा है या वह नहीं खेल रहा है, तो क्या वो खेल रहा है तो इज ही प्लेइंग। इस तरह से हम वाक्य को बना देंगे। और इन्हीं वाक्यों को नेगेटिव बनाना है तो क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ, एम आई नॉट प्लेइंग, तीसरे स्थान पे नॉट लगा देंगे। क्या तुम नहीं खेल रहे हो, आर यू नॉट प्लेइंग। क्या वह नहीं खेल रहा, इज ही नॉट प्लेइंग। तो जब भी वाक्य में ही, सी, इट या एक नाम आए तो हमें याद रखना है कि इज का प्रयोग होगा, इज का प्रयोग करना है। जब भी देवी और यू या फिर 2 नाम आए बहुवचन तो हमें याद रखना है कि हमें दे का यूज़, इसके साथ आर का यूज़ करना है हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और एम के साथ आई का यूज़ करना है। बस इनका ध्यान रखना है। बाकी मुख्य क्रिया के पीछे आईएनजी लगाना है। इससे रहा है, रही है शब्द लिख लेगा। तो ये थे प्रेजेंट कंटिन्यूस जिसमें हमने लाइव एक्शन को देखा। अब अगर काम पूरा हो जाता है तो उसके लिए जो है हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब काम पूरा हो गया तो हम क्या कहेंगे कि काम पूरा हो चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, या फिर क्या कहेंगे या है, ये है, मैंने ये काम कर लिया है, या है, ये है, या फिर ये है, फिर आ है, ई है, ये है। इस तरह से जो है होगा। अब हमें याद रखने की भाई हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, तो हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब यूज होगी इसमें। जैसे सिंपल प्रेजेंट में डू डज, प्रेजेंट कंटिन्यू में इज आर एम, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव। अब ये याद रखना है कि भाई ही, सी, इट आएगा या फिर एक नाम आएगा तो हमें हैज लगाना है, और बेबी, यू ये आते ही हमें, या फिर 2 नाम आते ही हमें हैव लगाना है। और मुख्य क्रिया जो है ना उसकी 3 फॉर्म है, तो वर्ब की जो है तीसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म का हमें यूज़ करना है। जैसे मैंने खाना खा लिया तो आई हैव ईटन फूड। तो मैंने खाना नहीं खा लिया तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे, आई हैव नॉट ईटन फूड। और क्या मैंने खाना खा लिया, अगर ऐसा होगा तो हैव पहले लिख देंगे, हैव आई ईटन फूड, हैव आई ईटन फूड। क्या मैंने खाना नहीं खाया तो हैव आई नॉट ईटन फूड। तो हैव को पहले लिखने पर हमें क्या की ध्वनि आएगी, जबकि हैव पहले लिख देंगे शुरुआत में। तो बाकी कैसे बनेगा, क्या मैंने खाना खा लिया है तो हैव आई ईटन फूड। तो हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आ गई ना, इसलिए इंट्रोगेशन मार्क लगा देंगे। और क्या मैंने खाना नहीं खाया तो हैव आई नॉट ईटन फूड।
तो तुमने खाना खा लिया तो यू हैव ईटन फूड, और तुमने खाना नहीं खाया है तो यू हैव नॉट ईटन फूड, यहाँ नॉट लगा देंगे। क्या तुमने खाना खाया तो हैव यू ईटन फूड, उल्टा कर देंगे। और क्या तुमने खाना नहीं खाया तो हैव यू नॉट ईटन फूड, हैव यू नॉट ईटन फूड। अब उसने खाना खाया, जैसे सी ने खाना खाया तो सी के साथ हैव नहीं है बल्कि हैज़ लगाएंगे। बस ये याद रखना है, सी हैज़ ईटन फूड, उसने खाना खा लिया है। अब उसने खाना नहीं खाया तो सी हैज़ नॉट ईटन फूड। और क्या उसने खाना खा लिया तो हैज़ सी ईटन फूड। और क्या उसने खाना नहीं खाया तो हैज़ सी नॉट ईटन फूड। WH वर्ड जब भी पूछना है तो बस इन्हीं दो वाक्यों के आगे लगा दो। जैसे उसने क्या खा लिया है तो वॉट लगाना है, तो वॉट हैज़ सी ईटन फूड, इस तरह से वाक्य बन जाएगा, वॉट हैज़ सी ईटन फूड। तुमने उसने क्या नहीं खाया तो वॉट हैज़ सी नॉट ईटन फूड। तो उसने खाना क्यों खाया है तो वॉट की जगह हम वाई लगा देंगे, वाई हैज़ सी ईटन फूड। या कब खाया तो वैन लगा देंगे। इस तरह से WH वर्ड चेंज करना है, बाकी ये फॉर्मूले सेम रहेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड मॉडर्न इंग्लिश अकेडमी में हम आपको सिखाएंगे पूरी इंग्लिश शुरू से अंत तक। थैंक यू।